इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल क्रेडिट कमेटी जिसके के मेंबर्स थे हमेश खां, पंजाब के सेक्रेटरी फाइनेंस और बैंक के और दूसरे डायरेक्टर्स, उनके पास कर्जे के लिए इनकी दरखास्तें आई। स्टील मिल वालों को 250 मिलियन का कर्जा दिया गया। उसके बाद दोबारा इनकी कर्जे की दरखास्तें बाद में आई तो हमेश खां साहब ने उस फाइल पर लिख दिया कि इनको इससे ज़्यादा कर्जा न दिया जाए। अब बैंक के एम्प्लॉयज़ जो मिले हुए थे, जो इस कारोबार में शामिल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24 झूठे अकाउंट्स खोले। 24 झूठे अकाउंट्स खोल के उनमें थोड़ी कर्जे की रकम ताकि सेंट्रल क्रेडिट कमेटी के पास वो ना जाए और प्रोविंशियल क्रेडिट कमेटी से उसको पास कर ले। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि बैंक के साथ ये फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड किया गया है बैंक के साथ। और बैंक के उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ हमेश खान ने खुद नैब को लिख के भेजा कि इनको एग्जिट कंट्रोल पर रखा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए इनके खिलाफ। फिर उसके बाद ये घबरा गए। इन्होंने आके स्टील मिल वालों ने बैंक के साथ आके नेगोशिएट किया। बैंक के साथ नेगोशिएट करके कर्जे वापस करने की अपना एक एग्रीमेंट बनवा लिया। अच्छा, आपने बहुत सारे केसेस लड़े हैं बैंक्स के हवाले से, आप माहिर जाने जाते हैं। बैंक में फ्रॉड होता किस तरह? किसी कंपनी ने कर्जा लिया, वो कुछ हालात की वजह से, मुल्की हालात, इंटरनेशनल हालात की वजह से वो बैठ गई, पैसा ज़ाया हो गया। ये तो है वो जो नॉर्मल कोर्स में होता है। कुछ डिपॉजिटर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि कर्जा ले लेते हैं और कर्जा जब तक गलत कर्जा नहीं दिया जा सकता जब तक बैंक के एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व ना हो। किसी बैंक से फ्रॉड नहीं हो सकता जब तक बैंक के एम्प्लॉयज़ साथ मिलके उसमें क्या दो चीज़ें होती। नंबर एक कि आपने कर्जा लिया है 100 रुपए का तो आपने सिक्योरिटी देनी है। सिक्योरिटी झूठे कागजात आ जाते हैं, सिक्योरिटी कम पैसों की रहती है क्योंकि हर प्रॉपर्टी आप जो प्लेज करते हैं उसकी एक फोर्स सेल वैल्यू लेते हैं। मसला देखा जाए कि एक घर की कीमत, लेट्स से कि डिफेंस में वो मालिक ये कहता है कि इस घर की कीमत 6 करोड़ है। बैंक कहेगा अगर इस घर को हम बेचने जाएं तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगा, तो वो 2 करोड़ की कीमत का बेंचमार्क मुकर्रर करके फिर उस पर कर्जा देंगे। तो इसलिए कर्जों में ज़्यादा तरजीह है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि वो बैंक के सदर थे, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात खुद कही कि जब तक बैंक का अमला साथ ना मिला हो बैंक से गलत कर्जा जारी नहीं किया जा सकता। अगर बैंक का सदर ना चाहे कि गलत कर्जा नहीं जाएगा तो आप समझते हैं कि गलत कर्जा जा सकता है? आपका ये सवाल बहुत अच्छा है और बड़ी सही बात है कि अगर बैंक का सदर ना चाहे, मगर असल में हमें कर्ज़ों के बारे में आम लोगों को ये पता नहीं कि कर्ज़े किस किस तरह दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो सेंट्रल क्रेडिट कमेटी जिसके के मेंबर्स थे हमेश खां, पंजाब के सेक्रेटरी फाइनेंस और बैंक के और दूसरे डायरेक्टर्स, उनके पास कर्जे के लिए इनकी दरखास्तें आई। स्टील मिल वालों को 250 मिलियन का कर्जा दिया गया। उसके बाद दोबारा इनकी कर्जे की दरखास्तें बाद में आई तो हमेश खां साहब ने उस फाइल पर लिख दिया कि इनको इससे ज़्यादा कर्जा न दिया जाए। अब बैंक के एम्प्लॉयज़ जो मिले हुए थे, जो इस कारोबार में शामिल थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24 झूठे अकाउंट्स खोले। 24 झूठे अकाउंट्स खोल के उनमें थोड़ी कर्जे की रकम ताकि सेंट्रल क्रेडिट कमेटी के पास वो ना जाए और प्रोविंशियल क्रेडिट कमेटी से उसको पास कर ले। एक जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, इन 4 मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ ने मिलकर अपनी स्वाबदीद से बगैर सेंट्रल क्रेडिट कमेटी में लाए हुए कर्जे सेंक्शन कर दिए। वो कर्जे सेंक्शन करके सारा अमाउंट जो अभी जमा हुआ, असल रकम जो है वो 4.5 अरब है। उस पर अब एक इंटरेस्ट लगा लिया जाए और कर लिया जाए। तो इसमें हमेश खां साहब की जहाँ तक ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है, कोई एक कर्जा ऐसा नहीं है जो दिया गया हो जिसमें कि हमेश खां ने या खुद, क्योंकि कर्जे 2 तरह सेंक्शन होते, या खुद प्रेसिडेंट सेंक्शन कर दे या क्रेडिट कमेटी। अगर क्रेडिट कमेटी सेंक्शन करेगी तो क्रेडिट कमेटी के सारे मेंबरान उसके जिम्मेदार होंगे, एक शख्स जिम्मेदार नहीं हो सकता। लेकिन वो तो सिर्फ 2% पे रीशेड्यूल हुए। बात यह है कि ये 2%, 4% मुझे और आपको तो बहुत छोटा अमाउंट लगता है, मगर जब बैंक का एक पैसा बिल्कुल ही डूब रहा हो और वापसी शुरू हो गई हो तो एक काम तो शुरू हो गया था, अब वो भी रुक गया, अब वो पैसा भी नहीं आ रहा। क्योंकि अब जो वो अकाउंट होल्डर्स हैं वो उन्होंने एक लिस्ट दी है प्रॉपर्टियों की। पहले जो मॉर्गेज प्रॉपर्टियाँ थी उसमें से सब बहुत सी झूठी निकली हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ निकली हैं जो कि दरियाबुर्द थी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियाँ निकली हैं, मसलन उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब मैं पेश हुआ मुकदमे में, उसमें जो कागजात पेश हुए कि दरियाबुर्द प्रॉपर्टीज़ की कीमत 25 लाख रुपए कनाल लगाई हुई थी। तो इस वास्ते इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अब आहिस्ता आहिस्ता सारा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये काम किया है पैसा रिकवर कराने के लिए, इंशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब का पैसा अब सारा रिकवर हो जाएगा जिसने लिया है। क्योंकि इस सारे केस में कहीं कोई एविडेंस ऐसी नहीं है जिसमें हमेश खां ने कोई एक पैसा वसूल किया हो या हमेश खां ने अपनी सवाबदीद पे, मैं ये लफ्ज़ ख़ास इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपनी सवाबदीद पे
कोई एक पैसा भी किसी को दिया हो। तो हमेश खान मुल्क से भागा क्यों? देखिए, उसके लिए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जो हमेश खान ने अपने एक टेलीफोनिक गुफ्तगू में, एक चैनल पे प्रोग्राम हो रहा था उसमें इस्तेमाल किए थे। वो उसने कहा था कि साहब मुझे ये डर है कि इसमें जो बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने सारा कुछ कराया है, मुझे मुल्क में मार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जब पेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे कहा कि हम उसे गारंटी देते हैं, मगर वो शख्स इतना घबराया हुआ है, वो कहता है कि मुझे इस मुल्क में ये डर है कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर्स को गोली मार के मार दिया जाता है, मुझ जैसे गरीब आदमी को वो कार परवाज़ान सियासत जिन्होंने इस लोन से कुछ फ़ायदा उठाया है, नहीं उठाया, क्या उनके नाम की बात नहीं मैं कर सकता, ना ही मैं करना चाहता हूँ, पर वो मुझे एक दिन में यहाँ नहीं रहने देंगे। असल में होगा यह कि अब जो कोर्ट में रेफरेंस दाखिल हुआ है, मैंने अदालतों में दरखास्तें दी बार बार कि इस रेफरेंस में हमें ये एविडेंस दिखाइए कि हमेश खान ने क्या किया है। कोई एविडेंस किसी रेफरेंस में नहीं है। आप समझते हैं कि हमेश खान की मर्जी के बगैर ये अरबों रुपए का लोन जारी हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता, मैं सब इसमें आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रोज़ रेल गाड़ियाँ पेशावर से कराची तक जाती हैं, रास्ते में हीरोइन पकड़ी जाती है या कोई और चीज़ पकड़ी जाती है, असला पकड़ा जाता है। मगर अगर आप ये कहें कि रेलवे के चेयरमैन को पता है कि गाड़ी चलेगी तो गाड़ी में ड्रग्स भी होंगी, गाड़ी में ये भी होगा, तो रेलवे के चेयरमैन क्यों जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल वही हाल प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट ऑफ बैंक के पास जब आखिर में जाके सारी चीज़ें पहुंचती हैं, वो देखता है क्या हो रहा है। तो इस केस में पंजाब बैंक में उनकी ऑडिटिंग जो कमेटी जो थे, ऑडिटर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट किया हमेश खान को कि साहब देखिए ये बैंक में फ्रॉड हो रहा है। इसने फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो इसलिए इसमें ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की गिनी जा सकती है, इस तरह जिस तरह रेलवे के चेयरमैन की है। मगर अगर ये कहा जाए कि क्राइम में हिस्सेदार हो, क्योंकि आज तक जितने बैंकों के केसेस हुए हैं, सिर्फ इससे पहले एक दफ़ा, जहाँ तक मुझे जुडिशल हिस्ट्री जो याद आती है वो है कि हबीब बैंक जब नेशनलाइज हुआ था, उस वक्त के ज़माने के प्रेसिडेंट सफदर अब्बास जैदी को मुलजिम ठहराया गया था। वरना और उस ज़माने में उसके साथ यूबीएल के भी प्रेसिडेंट जो थे सलीम, क्योंकि मैं बाई चांस उनका भी वकील था, तो उनको प्रेसिडेंट है। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा साबित हो जाता है कि किस तरह लोन दिया गया, किन किन कागजात पे दिया गया और किन शख्सियात को दिया गया। लेकिन रिजवी साहब, मादरत के साथ रेलवे की मिसाल को बैंक ऑफ पंजाब के साथ मुंसलिक करना कोई ये मिसाल बनती नहीं है। मैं बताता हूँ इसको, मैं इस मिसाल को, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मिसाल नहीं बनती अगर उस अंदाज से देखा जाए। मगर अगर आप बैंकिंग के इन इंतजामात को देखें कि क्रेडिट कमेटीज मुख्तलिफ लेवल पे होती हैं। एक क्रेडिट कमेटी जो लेवल पे एक आज लोन सैंक्शन करेगी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमेश खान को अपने इस बैंक में सदर अपॉइंट किया था, पर हमेश खान साहब को जो निकाला गया तो एक प्राइवेट सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ने खत लिख के कि यू आर ऑर्डर नॉट टू कम टू योर ऑफिस, रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो वो क्यों नहीं गया दफ्तर? उसको फिर जाना चाहिए था। उसको ऑर्डर मिल गया। नहीं, जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर ही नहीं था तो उसको उस इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर मानना ही नहीं चाहिए था। अगर वो सच्चा होता तो उसको फौरी तौर पे बैंक जाना चाहिए था। वो कहता जी मैं कैसे, मुझे आप टर्मिनेट कर ही नहीं सकते। इस मुल्क में बहुत सी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इतनी पावरफुल हैं कि ना उनके सामने आप ना मैं, हम दम नहीं मार सकते। इसी तरह हमेश खान भी एक इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दम नहीं मार सकता।